आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अभी तक मौर्य वंश पढ़ा है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, अशोक के बारे में बताया और ये भी बताया कि सबसे पहली बार भारत में केंद्रीकृत रूप में पूरे भारत को जोड़ने का काम जो है वो किया मौर्य वंश। ठीक, यानी जो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद और महाजनपद से सबको जोड़कर मगध ने जो सबसे पहले इसको कॉन्कर किया पूरे हिंदुस्तान, उसमें वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान का भी कुछ भी क्षेत्र आता है। तो हम आ जाते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अब तक आते आते गणतंत्रों का अंत हो चुका था, राजतंत्र भी सारे जो है वो मौर्यों के अधीन हो चुके थे और एक राजतंत्र, एकमात्र राजतंत्र की स्थापना हुई और उस राजतंत्र को केंद्रीकृत रूप से जोड़ दिया गया और इसे चलाने के लिए जिस प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता हुई उस प्रशासनिक तंत्र में सर्वोपरि जो है वो है राजा। राजा जो है वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि राजतंत्र है। राजतंत्र में राजा जो है वो अपनी शक्ति के बल पर पूरे साम्राज्य पर राज्य करता है। कि उसने कहा कि राजा जो है या राज शासन जो है वो आपका जो है धर्म, व्यवहार और इसके अलावा चरित्र, इनसे भी ऊपर है। धर्म, व्यवहार और चरित्र इनसे भी ऊपर है, यानी राजा इतना ऊपर है कि वो धर्म की सलाह तो लेगा लेकिन धर्म से इतर अगर उसे लगता है कि प्रजा के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना है तो वो उसे कर सकता है। सर्वोपरि राजा है और इस राजा को हमेशा प्रजा के कल्याण के कामों के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए, प्रजा के हित के लिए लगा रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य जब इस बात को कहता है तो क्या इसके कोई एविडेंस हमें मिलते हैं? तो हम देखते हैं इसके एविडेंस हमें अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं। अशोक ने अपने तीसरे और चौथे अभिलेख में लिखा हुआ है कि समस्त प्रजा मेरी संतान, जो प्रजा है वो मेरी संतान के समान है। जैसे एक पिता अपने संतान की रक्षा करता है, चाहे वो इसके इस लोक की रक्षा हो चाहे परलोक की, यानी वो दोनों लोकों की बात कर रहा है कि ये लोक की हो या परलोक की, जिस तरह वो रक्षा करता है अपने संतान के लिए, ठीक उसी तरह से एक राजा अपनी प्रजा के सुख, शांति और कल्याण के लिए उसके न सिर्फ इस लोक की बल्कि पारलौकिक जीवन की भी कामना करता है। ठीक, और उसके लिए वो उदाहरण भी देता है। अब वो क्या उदाहरण दे रहा है राजा? ठीक, अशोक उदाहरण दे रहा है और ये सारा जो अशोक का उदाहरण हमें मिल रहा है ये हमें कहां से मिल रहा है? अशोक के जो शिलालेख हैं या अशोक के जो अभिलेख, ठीक, जो अशोक ने उस समय उत्कीर्ण कराए। ठीक, अब अशोक क्या कहता है? वो प्रजा के हित के लिए बात करता है। वो कहता है कि जैसे एक माँ जो है, एक माँ अपने बच्चे को एक कुशल धाय को सौंपकर, धाय समझ रहे हो, जैसे आया नहीं होती है, तो कि एक आया को अगर वो बहुत ट्रेंड आया है उसे सौंप कर वो खुश हो जाती है और संतुष्ट हो जाती है कि अब मेरा बच्चा अच्छे से पलेगा। ठीक उसी तरह से एज अ राजा मैं अपनी प्रजा के लिए मैंने क्या किया है? मैंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के देखभाल के लिए राजुकों की नियुक्ति की है। अब वो राजुक नाम का एक पद बना रहा है। ठीक, ये राजुक कौन है? ये राजुक वो हैं जो पूरे प्रजा की बारे में जानकारी कलेक्ट करके शासन में क्या चल रहा है, साम्राज्य में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इसकी जानकारी और इसका निरीक्षण करने का दायित्व इनका है और इसके साथ ही साथ ये प्रजा के कल्याणकारी कार्यों की ओर निरंतर इन्हें प्रेरित किया करते रहेंगे। तो राजुक की नियुक्ति उसने कर रखी है। तो यानी अभी हमारा देश पहला ऐसा देश है
जिसके अंदर राजा किस चीज की बात कर रहा है? राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान कह रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। यानी कि राजा जो है वो अपने आप को राजा और प्रजा के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं बना है, बल्कि राजा प्रजा के कल्याण के लिए बना है। और कल्याण की भावना यहीं से आती है कि वो अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता है, ठीक है ना। और न सिर्फ समझता है, ऐसा उसने लिखवाया। किसके लिए लिखवाया? ताकि उसकी प्रजा भी, शिलालेखों पर अंकित करवाया ताकि उसकी प्रजा भी पढ़ सके और उसे पता हो कि उसका राजा क्या चाहता है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया नहीं था, तो ऐसी स्थिति में राजा जो है अपनी राजाज्ञाएं, राजा क्या चाहता है, राजा पर्सनली एक एक व्यक्ति से नहीं मिल सकता, इसलिए राजा क्या चाहता है इसके बारे में जो प्रजा को वो बताना चाहता है, वो क्या करता है कि वो ऐसे स्थान जहां जहां पर प्रजा का ज्यादा आवागमन हो, उन स्थानों पर अपनी राजाज्ञाओं को खुदवा कर लिखवाता है, ठीक है ना। तो इनसे हमें पता चलता है। इसके बाद अब तो ये बात हो गई राजा की, ठीक। लेकिन उसने राजकों की नियुक्ति कर दी अपने प्रजा के कल्याणकारी कार्यों को देखने के लिए। लेकिन क्या एक राजा अकेले राज्य चला लेगा? डेफिनेटली नहीं। एक व्यक्ति पूरा राज्य नहीं चला सकता। तो इसके लिए ये सारी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिल रही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कौटिल्य के ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। आपको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखी गई, ठीक है ना। उसके बारे में ये ग्रंथ लिखा गया है। अब कौटिल्य कहता है कि राजा जो है वो राजकों की नियुक्ति कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ राजकों की नियुक्ति करके वो पूरा देश चला लेगा, पूरा साम्राज्य चला लेगा? डेफिनेटली नहीं। इसके लिए उसे सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए। सचिव जो उसे क्या देंगे? परामर्श देंगे। राज्य के लिए क्या सोच रहा है अपनी प्रजा के लिए, तो कहीं ना कहीं राजा को भी कुछ परामर्श देने वाले लोग चाहिए, ठीक। तो राजा ने, उसके लिए कौटिल्य कहता है कि एक राजा को चाहिए कि सचिवों की नियुक्ति करे, लेकिन ये सचिव की संख्या वो कहता है 3 या 4 होनी चाहिए। यानी राजा के कोर ग्रुप के लोग हैं, इनकी संख्या 3 या 4 होनी चाहिए। और इन्हें ऐसे नहीं नियुक्त करना चाहिए, बल्कि इनके चरित्र की पूरी जांच करके इन्हें नियुक्त करना चाहिए। यानी इसके लिए उसने एक नाम दिया है उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण, ठीक। यानी ऐसे कॉमन इंसान को आप राजा को परामर्श देने वाला नहीं हो, जो ज्ञानी हो, जिसकी पूरी जांच की जाए, जिसके चरित्र की भी जांच की जाए। चरित्र मीन्स यहाँ वो चरित्र नहीं है, चरित्र मीन्स उसकी सोच, प्रजा के बारे में वो क्या सोच रखता है, और इसके साथ ही साथ सोच के साथ साथ उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, उसका मकसद क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक परीक्षण नियुक्त किया है। जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस तरह से उसका उपधा परीक्षण करना चाहिए। तब सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए। और ये सचिव राजा को, जब भी राजा कोई डिसीजन लेगा तो उसे ये परामर्श देंगे। ये क्या करेंगे? ये परामर्श देंगे। मानना ना मानना राजा के हक में, राजा सर्वोपरि, लेकिन राजा को ये परामर्श देंगे, ठीक। और इसके बाद क्या इनके परामर्श दे देने से ही सारी व्यवस्था चल जाएगी? नहीं। उसके लिए व्यवस्था को, यानी पूरे प्रशासनिक तंत्र को हम देखते हैं कि कैसे जाल फैलाया गया। मोटा मोटा हम देखते हैं तो इन सचिवों के नीचे उसे 18 तीर्थों की नियुक्ति करनी चाहिए। 18 तीर्थ। अब ये जो नाम है 18 तीर्थ, ठीक, ये 18 तीर्थ से आप ये मत समझिएगा कि ये कोई धार्मिक जैसा कोई आपका पद रहा होगा। दरअसल 18 तीर्थ उन्हें कहा गया है, यानी 18 पदों पर नियुक्ति। उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मंत्री, ठीक है ना, मंत्री, पुरोहित, मंत्री है, पुरोहित है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, पुरोहित हो गया, सेनापति हो गया, युवराज हो गया, ठीक है ना,
समाहर्ता हो गया, सन्निधाता। ये मुख्य हैं, 18 में से मैं इनके नाम दे रही हूँ। अब ये लोग हैं कौन? ठीक, इनके नाम हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि 18 तीर्थों में से ये जो 18 तीर्थ हैं, इनमें जो मुख्य रूप से नाम आते हैं वो नाम आते हैं सेनापति, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता और सन्निधाता। अब क्या है, मंत्री का काम क्या है? मंत्री जो कि पूरे राजा को हर चीज के लिए जानकारी देगा, हर चीज के लिए उसे स्पष्ट करेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ पूरे राज्य की जानकारी मंत्री देगा, और मंत्री राज्य की जानकारी देने के साथ ही साथ राजा के साथ मिलकर कार्य करेगा, ठीक है ना। अब क्या है, जो पुरोहित है उसका काम क्या है? अब आपके लिए प्रश्न उठता है कि पुरोहित का क्या काम है। तो पुरोहित का काम क्या है कि राजा जब कोई डिसीजन लेगा, राजा धर्म का सर्वज्ञ नहीं है, तो जब वो कोई डिसीजन लेगा तो पुरोहित उसे बताएगा, उसे परामर्श देगा कि क्या ये सही वो डिसीजन ले रहा है, क्या ये प्रजा के लिए हितकारी है या नहीं है। पुरोहित सिर्फ उसे सजेशन देगा, लेकिन अंतिम निर्णय राजा। इसके पास आया सेनापति। राजा की सारी शक्ति सेना पर निर्भर करती है, ठीक। राजा शक्ति के बल पे राजा बना, राजा का चुनाव नहीं किया गया। अभी जिस राजतंत्र की बात हम कर रहे हैं, यहां राजा का चुनाव नहीं हुआ है, राजा ने अपनी शक्ति के बल पर जो है राज्य हासिल किया है। तो डेफिनेटली उसकी शक्ति कहाँ है? सेना में। तो सर्वप्रथम उसकी सेना जो है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, और शक्तिशाली सेना में सर्वोच्च स्थान जो होगा वो सेनापति का, ठीक। सेनापति जो कि सेना के जो 5 अंग थे उनकी पूरा मुखिया था, लेकिन पूरी सेना की सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है, लगभग 5 समितियों की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इन समितियों का काम था कि वो ये देखें कि जो सेना है उसका अनुशासन कैसा चल रहा है, सेना की ट्रेनिंग कैसे होगी, सेना का खर्च क्या है, सेना पर बजट क्या आएगा, सेना का यातायात का व्यवस्था कैसे होगी, सेना को कहीं जाकर युद्ध लड़ना है तो किस तरह करना है, इस सारा काम ये समितियां करती थी। और सेना के 5 अंग थे, जैसे कि पहली सेना आपकी हो गई पैदल, ठीक। दूसरी सेना हो गई आपकी अश्व, अश्व मीन समझ गई ना, यानी घोड़े वाली सेना। और उसके बाद हो गई गज सेना। गज सेना समझ रहे हैं आप? हाथी वाली सेना हो गई, हाथियों की सेना, हाथियों का इस्तेमाल सेना में किया जाता था। और इसके अलावा चौथी हो गई रथ। आपको अच्छे से पता है कि राजा जब युद्ध करने जाता था तो रथ पर सवार होकर भी जाता था, जैसा आपने महाभारत और रामायण देखा होगा। तो रथ सेना के साथ ही साथ जो है नौ सेना का इस्तेमाल भी किया जाता था, ठीक। तो इस तरह ये 5 प्रकार की सेना मौर्य काल में हमें नजर आती है, ठीक। ये तो हो गई सेना। इस सेना का अधिकारी कौन है? राजा, ठीक है ना। सर्वोच्च अधिकारी राजा है, ठीक है ना। लेकिन इसकी कमान किसके हाथ में है? सेनापति के, ठीक। और इसकी देखभाल करने के लिए 5 समितियों का गठन किया गया। क्लियर? अब बिना सेना के तो राजा राज्य कर ही नहीं सकता। अब जब हम सेना से आगे बढ़ते हैं तो सेना के बाद जो है कौन सी व्यवस्था आ जाती है? सेना के बाद जो व्यवस्था आती है वो है न्याय व्यवस्था। तो हम देखते हैं कि इस सेना के बाद, सैन्य व्यवस्था के बाद जो दूसरी व्यवस्था आती है वो है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोपरि होता है। न्याय देने के लिए राजा सर्वोपरि है, यानी कि राजा अंतिम न्याय, जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्याय देता है ना,
तो अंतिम न्याय राजा देता था। लेकिन क्या सभी लोगों का न्याय जो है न्याय राजा तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए न्याय व्यवस्था को जो है कई भागों में बांटा गया था। जैसे कि कई स्तर पर संग्रहण, द्रोणमुख, ठीक है ना, इसके बाद जो है ग्राम, इस तरह के जो है न्यायालय थे। और इन न्यायालयों में जो है 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। ये सभी न्यायालय, पाटलिपुत्र का न्यायालय सर्वोच्च राजा का, लेकिन सबका निर्णय राजा नहीं कर सकता, सबका न्याय राजा नहीं कर सकता, इसलिए हर लेवल पर न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। पहला होता था कंटक शोधन और दूसरा होता था धर्मस्थीय। 2 प्रकार के न्यायालय, आज भी 2 प्रकार के न्यायालय का नाम आपको मिलता है। एक होती है दीवानी अदालतें, एक होती है फौजदारी अदालत। ठीक, जो कंटक शोधन है, ठीक, कंटक शोधन के अंदर हम उसकी जो है उसकी समता स्थापित करते हैं कंटक शोधन के अंदर फौजदारी न्यायालय से। जैसे आजकल के फौजदारी न्यायालय होते हैं, इसमें राज्य और व्यक्ति के बीच के विवादों को निपटाया जाता था। और धर्मस्थीय न्यायालय वो न्यायालय होते थे जैसे आजकल की दीवानी अदालतें हैं, यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के आपसी जो है झगड़े या आपसी समस्याएं जो होती थी उनका न्याय देने का काम धर्मस्थीय न्यायालय करते थे। ठीक है ना। तो न्यायालय 2 प्रकार के होते थे और इन न्यायालयों में यह अपेक्षा की जाती थी कि जो न्याय देने वाला व्यक्ति है वो न्याय को बिल्कुल ईमानदारी से दे और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो है पार्शियलिटी ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए, अब अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए राजा क्या करेगा, राजा को कौन बताएगा, इतना बड़ा साम्राज्य है। तो उसके लिए राजा क्या करता था, उसके पूरे साम्राज्य में, सिर्फ न्याय व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि उसके पूरे साम्राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी के लिए वो सिर्फ इन्हीं लोगों पर टिका नहीं रहता था, ऊपर के लोगों पर। अगर राजा जो है वो प्रजा का डायरेक्ट हाल नहीं जान पा रहा है तो उससे ये क्या है कि राजा को तो हमें उसको सारी जानकारी जो कहां से मिल रही है, जो उसके अधिकारियों से मिल रही है, मे भी अधिकारी उसे उतनी जानकारी प्रोवाइड ना कराएं, कुछ चीजों को छुपा ले। इसलिए जरूरी है कि वो गुप्तचरों की व्यवस्था करे और मौर्य काल में इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष जो समझ में ना आए, गूढ़, ठीक है ना, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और ये 2 तरह के होते थे, एक होते थे संस्था, एक होते थे संचार। ठीक, ये गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक होते थे संस्था और दूसरे होते थे संचार। ठीक, संस्था जो थे वो थे जो एक जगह पर रहकर ही, एक जगह एक एरिया उन्हें दे दिया जाता था, उस पर्टिकुलर एरिया में अपने भेष को बदलकर, भेष बदल लेते थे। क्यों बदल लेते थे भेष? नहीं तो अगर सबको पता चल गया कि ये गुप्तचर है तो उसके सामने अच्छा काम करेगा, तो वो भेष बदलकर क्या करते थे, राज्य की जानकारी, राज्य में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसी व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में सारी जानकारी चुपके एकत्रित करते थे। उन्हें एक निर्धारित स्थान दे दिया जाता था और उस निर्धारित स्थान पर वो क्या करते थे कि वहीं पर रहकर अपने भेष बदलकर लोगों में मिल जाते थे और वहां से जानकारियां एकत्रित करते थे कि राज्य में क्या चल रहा है, और जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती थी वो राजा तक पहुंचाई जाती थी। संचार वो होते थे, संचार जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे पूरे राज्य में। एक होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया,
एक होता है जिन्हें छोड़ दिया गया, आप पूरे साम्राज्य में घूमते रहो, भटकते रहो और सारी जगह से सूचनाएं एकत्रित करके राजा तक पहुंचाते। ठीक, तो ये गूढ़ पुरुष, इससे क्या होता था कि राजा को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आसानी मिल जाती थी। राजा सिर्फ अपने मंत्रियों पर ही डिपेंडेंट नहीं रहता था, सिर्फ अपने तीर्थ जो उसके 18 तीर्थ थे यानी जो उसके मंत्री थे सिर्फ उन्हीं पर डिपेंडेंट नहीं रहता था, बल्कि राजा जो है अपने स्तर से इन गूढ़ पुरुषों से अर्थात इन गुप्तचरों से गुप्तचरी कराकर पूरे राज्य की जानकारी ले लेता था। ठीक, अब समस्या ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य है जिसके अंदर हम कह रहे हैं वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान का हिस्सा थोड़ा और भारत। वर्तमान भारत में से सिर्फ हमें असम और सुदूर दक्षिण अशोक के आधिपत्य में नहीं थे, ये स्पष्ट है। बाकी सब अशोक के साम्राज्य में आते थे। तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए, जैसे कि भारत है, भारत को चलाने के लिए इसे प्रांतों में बांटना जरूरी है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो व्यवस्था आज चल रही है, ये व्यवस्था, पूरी व्यवस्था जो है वो मौर्य काल में स्थापित हुई और मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पूरा ज्ञान होता है कि साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। और अशोक के समय में हमें 5 प्रांतों के नाम स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अशोक के समय में हमें 5 प्रांतों के नाम स्पष्ट रूप से मिलते हैं। ठीक इस तरह आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए इसे प्रांतों में बांटा गया। उस समय अशोक ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए इसे 5 प्रांतों में बांटा। ठीक, अब इन 5 प्रांतों में कौन कौन से प्रांत थे? पहला था उत्तरापथ। देखिए, जब हम इंडिया का, मैं थोड़ा एक मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, बाकी तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इंडिया जैसा ही बन जाए थोड़ा। ठीक, जब हम इंडिया का ये मैप बनाते हैं तो अशोक के अभिलेख कोई भी राजा अपनी राजाज्ञा कहाँ अंकित करवाएगा? जहां उसकी प्रजा होगी। किसी दूसरे के राजा के राज्य में वो अपनी राजाज्ञाओं को अंकित नहीं करा सकता। तो अशोक के अभिलेख हमें जो है वो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मिले। अफगानिस्तान में शहबाजगढ़ी और मनसेरा नामक स्थान से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। और अफगानिस्तान के उन हिस्सों पर भारत का या मौर्यों के राज्य होने की पुष्टि कहां से होती है? जब हम सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुए युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एप्टानियस लिखता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 में युद्ध हुआ और फिर संधि हुई। और संधि के बाद जो है सेल्यूकस ने 4 प्रांत, मैंने आपको नाम भी बताए थे, वो 4 प्रांत कौन थे? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेमिसदाई, यानी 4 प्रांत जो हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में दे दिए गए थे। तो हमें पहले से पता है और उसके अलावा यहाँ से उसका अभिलेख मिलना ये साबित कर रहा है कि ये मौर्य सम्राट अशोक के राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब वो क्या लिखता है अपने उसके 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है कि ये सुदूर दक्षिण जो है चेर, चोल और पांड्य उसके पड़ोसी राजा थे और यहाँ से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। बाकी कर्नाटक तक हमें अशोक के सारे अभिलेख मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे मास्की है, हमें पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ तक स्थित था। ठीक है ना। तो इतने विस्तृत साम्राज्य को उसने 5 प्रांतों में बांटा। ठीक, एक हो गया, ये कौन सी चीज हो गई? कौन सी दिशा हुई? उत्तरापथ। ठीक, ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणापथ। ठीक, और ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्वी देश।
और ये जो बीच का हिस्सा है ये आज जो मध्य भारत के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उस मध्य प्रदेश और उसके आसपास के समस्त भू क्षेत्र को हम अवंती राष्ट्र के नाम से जानते थे। अवंती राष्ट्र, ठीक, अवंती राष्ट्र हो गया पांचवा, चौथा। और पांचवा जो आपका है वो जो है कौन सा हो गया ना, ठीक है ना, ये हो गया जो अशोक ने विजय की थी, यहाँ है ना ये वाला इलाका, ठीक है ना, ये हो गया कलिंग। कलिंगी तो जीता था उसने, ठीक। तो उसके 5 प्रांतों के नाम हमें मिलते हैं। ना सिर्फ 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं बल्कि इनकी राजधानियों के नाम भी मिलते हैं। और ये राजधानियां आज पहचान भी ली गई है, ऐसा नहीं है कि वो वर्तमान समय में नहीं है। वर्तमान समय में उनकी पहचान आज भी हमें बिल्कुल मिलती है, उसमें कोई संदेह नहीं। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी, मैंने बार बार आपको तक्षशिला का नाम बताया, ठीक, लेकिन क्या तक्षशिला भारत में है? वर्तमान समय में नहीं, वो पाकिस्तान के हिस्से में है, उस समय वो भारत ही था। तो उत्तरापथ की यानी ये वाला जो उत्तर का पूरा इलाका था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है ना। पूर्वी देश की राजधानी क्या होगी बेटा? पूर्वी देश की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक, पाटलिपुत्र, क्योंकि यही तो मेन राजधानी थी। तो पूर्वी देश की हो गई पाटलिपुत्र, ठीक। और अवंती राष्ट्र की राजधानी, अगर आप याद करेंगे, मैं बार बार आपको बता रही थी कि अशोक जो है बिंदुसार के समय में उज्जैन का कुमारा मात्य था, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ की राजधानी उज्जैन, आज है उज्जैन, ठीक। अब देखिए तक्षशिला की भी पहचान हो गई है, स्वर्णगिरी की भी पहचान हो गई है, पाटलिपुत्र की भी पहचान है। वर्तमान समय में हमने ढूंढ निकाला है, हमने नहीं, इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी पहचान कर रखी है, उज्जैन भी है। और इसके बाद कलिंग की राजधानी वो तोसली बता है, कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक। कलिंग कहाँ है? वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वर्तमान उड़ीसा और उसके आसपास का जो भू क्षेत्र है वो कलिंग है। और यहां से अशोक के 2 अभिलेख हमें मिले, ठीक है ना, जिसमें अशोक ने कलिंग की प्रजा को संबोधित किया, ठीक। तो इस तरह उसने 5 प्रांतों में साम्राज्य को बांटा। अब 5 प्रांतों में प्रांत का जो अधिकारी होता था, सर्वोपरि राजा हो गया केंद्र में, यानी केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, ठीक। केंद्र में हो गया सर्वोपरि राजा, बाकी 5 प्रांत में बांट दिया गया। और इन प्रांतों के अंदर जो है जो नियुक्ति की जाती थी उन्हें अशोक कुमार या आर्यपुत्र कहता है, ठीक। वही उसकी नियुक्ति कर रहा है, ठीक। और कोशिश ये रहती थी कि राजवंश के लोगों को ही जो है इन प्रांतों का अधिकार दिया जाए। इन्हें अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या कहा है? आर्यपुत्र या कुमार, ठीक। इन्हें आर्यपुत्र या कुमार कहकर अशोक ने अपने अभिलेखों में संबोधित किया है। यानी प्रांत का जो अधिपति होता था वो, और एक तरह से हर प्रांतपति, इन 5 जगहों का प्रांतपति जो था वो प्रांत के कार्यों को देखता था। फिर क्या ये प्रांत जो है उन्हें और किसी में बांटा जाएगा? वर्तमान समय में प्रांत को किसमें बांटा गया है? हाँ बेटा बोलिए, जिलों में, ठीक है ना। तो जो जिले हैं, जैसे उत्तराखंड के 13 जिले हैं, ठीक है ना, पूरे उत्तराखंड प्रांत को 13 जिलों में बांटा गया है, ठीक। उसी तरह से जो है इनको जिलों में बांटा जाता है। और जिले को आहार कहते थे या विषय कहते थे, जिले को आहार या विषय कहते थे। और फिर जिलों को गांवों में बांटा जाता था, ठीक। और गांव का जो मुखिया होता था वो गोप कहलाता था, ठीक। और जो जिले का मुखिया होता था वो
स्थानिक कहलाता था। क्लियर? तो इस तरह प्रांत की व्यवस्था थी और राजा जो है प्रांत के मंत्री परिषद से डायरेक्ट संपर्क में रहता था। ये नहीं कि जो प्रांतपति बताएगा वही राजा को पता चलेगा, बल्कि प्रांत के अंदर जो मंत्री परिषद होती थी पूरी व्यवस्था वही होती थी, वही न्याय व्यवस्था, वही सब कुछ जो केंद्र में होती थी। प्रांत को ऐसे ही चलाया जाता और प्रांत के अंदर प्रांतपति ही मालिक बनकर सारे काम ना करने लगे और राजा की आज्ञा की अवहेलना ना होने लगे या वो प्रजा को सताने न लगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि राजा मंत्रियों के डायरेक्ट संपर्क में रहता था, लेकिन मंत्री भी तो झूठ बोल सकते हैं, ठीक? तो डेफिनेटली इसीलिए उसने अपने गुप्तचर जो उसे हर प्रजा के कार्य के बारे में अवगत कराते हैं, ठीक? अब इसके अलावा ये तो इतना हो गया कि गुप्तचर उसको बताएंगे, सब कुछ होगा और उसे पता चलता रहेगा, लेकिन क्या वो निरीक्षण करने के लिए भी भेजेगा? वो हर प्रांत में निरीक्षण करने के लिए उसके एक अधिकारी का नाम होता था धम्म, अधिकारी का नाम होता था महामात्र। वो महामात्रों को प्रांतों का निरीक्षण करने के लिए भेजता था, महामात्रों को। और इसके अलावा महामात्रों के अलावा एक और था, वो था धम्म महामात्र। मैंने आपको अशोक का धम्म पढ़ाया था, अशोक के धम्म के बारे में बताया था कि धम्म क्या था, ठीक? कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों का सार था और एक ऐसी व्यवस्था जिसे हम मानवता या इंसानियत का धर्म कहते हैं, उसे मानने के लिए वो अपनी प्रजा से कहता है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक प्रांत में वो धम्म महामात्रों को भी भेजता है ताकि प्रजा को वो बता सके कि धम्म क्या है और उन्हें धम्म का पालन कैसे करना चाहिए। अब वो धम्म का पालन क्यों करवा रहा है अपनी प्रजा से? क्योंकि जो धम्म उसने, मैंने आपको पहले बताया कि धम्म क्या है, तो जो धम्म मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था उसके हिसाब से अगर धम्म का पालन सारे लोग करने लगे तो डेफिनेटली पूरा राज्य जो है सुख और समृद्धि से भरा रहेगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना? यानी वो अपनी प्रजा के हित के लिए, यहाँ देखिए राजा का मतलब एक निरंकुश, राजा निरंकुश तो है लेकिन राजा का कार्य क्या है? प्रजा का हित देखना, प्रजा के हित की रक्षा करना, ठीक? वो सारे काम कौन सा कर रहा है? प्रजा के कल्याण के लिए। और प्रजा को वो प्रजा नहीं मान रहा है, अपनी संतान के समान मान रहा है, क्योंकि एक पिता जैसे अपने संतान के लिए सारे प्रबंध करता है और सोचता है कि उसका संतान किसी तरह परेशान ना होने पाए, उसका विकास हो, उसकी समृद्धि हो, वो आगे बढ़े। ठीक इसी तरह से हमारे देश का जो राजा है वो अपनी प्रजा को क्या कह रहा है? संतान कह रहा है। इसीलिए हम अशोक के महानता की बात करते हैं। एक चीज नहीं दी है जो अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, हमारा देश पहला देश जो धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है, कब हम देख रहे हैं अशोक के पीरियड में। अगर लगभग हम जाएं तो 2000 साल ये ले लीजिए और 200 साल ये ले लीजिए, यानी 2200 साल पहले हमारे देश का राजा जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है। और आज हमारे देश का जो आधार है वो धर्म सहिष्णु देश है, ठीक है ना? और ये धार्मिक सहिष्णुता हमें कहाँ से मिलती है? हमें अशोक से मिलती है, ठीक? इसके अलावा जब हम अशोक पर और जाते हैं तो हमने क्या बताया कि हमारे देश का राजा क्या कह रहा है कि अशोक क्या कह रहा है? 2200 साल पहले हमारा राजा कह रहा है कि सारी प्रजा, एक होता है प्रजा मेरे कंट्रोल में है, मैं अधिकारी हूं, एक वो कह रहा है कि प्रजा मेरी संतान, मेरे बच्चों जैसी, ठीक है ना? तो डेफिनेटली जब उसे संतान मान रहा है तो उसकी पूरी व्यवस्था कर रहा है कि किस तरह से उसका कल्याण कर सके, किस तरह से उसकी समृद्धि कर सके, किस तरह से उसका विकास कर सके और किस तरह से पूरे देश में शांति की भावना स्थापित हो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रांतों के अलावा जिले थे, ठीक है, कि शहरीय जो शहर था, जो नगर था, उस नगर की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मेगास्थनीज से मिलती है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है इंडिका में लिखा, ठीक है ना? मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा हुआ है, पूरे नगर प्रशासन के बारे में लिखा है। अब वो क्या कह रहा है कि नगर का प्रशासन कैसा था। अब नगर है तो नगर को कैसे चलाया जाता था। नगर को चलाने के लिए जो है 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नगर को चलाने के लिए 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कितने हो गए टोटल? ठीक कह रहे हो, 30 हो गए, ठीक है ना। ठीक, अगर 30 सदस्य थे और 6 समितियां थी तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते। ठीक, यानी कमेटी बनाई जाती थी जो नगर का प्रशासन चलाती थी। हाँ बेटा, कुछ पूछिए। नगर को चलाने के लिए कमेटी होती 5 कमेटी जो है 6 कमेटियां होती थी और प्रत्येक कमेटी में 5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 लोग मिलकर नगर के शासन को चलाते थे, नगर की व्यवस्था को चलाते थे। ठीक है ना। तो नगर की व्यवस्था के लिए जब पहली समिति की हम बात करेंगे, देखो कितना ही अच्छे ढंग से, कितने ही प्यारे ढंग से व्यवस्था को चलाया गया है और राज्य को सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण से भरपूर बनाया गया है। इसके लिए पहली समिति थी उद्योग धंधों की देखभाल, उद्योग धंधों की देखभाल के लिए। ठीक, उद्योग धंधों की देखभाल, यानी नगर है तो फैक्ट्रीज भी होंगे, उद्योग भी लगेंगे। ठीक है ना। और इन उद्योगों की देखभाल करने का जिम्मा इस समिति के 5 लोगों का होता है। ठीक है ना। किस तरह से हमारे देश के अंदर, हमारे नगरों में उद्योग डेवलप हो, उनके अंदर क्या क्या बन रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे इसका विकास होना चाहिए, कैसे इसे और बढ़ावा मिलना चाहिए उद्योग धंधों को, उनका काम जो है ये 5 लोगों की समिति प्रत्येक नगर में करती थी। दूसरा जो काम था, दूसरी जो समिति थी वो थी विदेशियों की देखभाल। अब आप कहोगे कि विदेशियों की देखभाल क्यों कर रही है। इस समिति का काम था कि नगर में कौन कौन विदेशी आए हैं, विदेशियों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यदि किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती थी तो उसका दाह संस्कार, क्योंकि उसके अपने लोग तो इस देश में है नहीं, तो उसका दाह संस्कार भी करना। इसके बाद यदि किसी विदेशी की मृत्यु हो जाए, उसके पास संपत्ति है, तो उस संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाना। ठीक, इसके अलावा एक चीज भी और थी इस सब चीज के पीछे कि विदेशियों पर नजर भी, ठीक, कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। वो धर्म के पर्पज से आए हैं, भ्रमण के पर्पज से आए हैं, या देश को हमारी व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, या फिर वो हमारे देश की जासूसी करने के लिए आए हैं। तो इसके लिए इन विदेशियों की ऊपर नजर रखने का काम भी ये समिति करती थी। अब आप कहोगे विदेशियों के लिए इतना क्यों करती? इसलिए कि यही विदेशी जो अपने देश में जाएंगे तो डेफिनेटली बताएंगे कि भारत के अंदर विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एक तो हमारी इमेज पहुंचती है कि हम भारतीय कैसे हैं, इसलिए विदेशियों की देखभाल का पूरा बंदोबस्त किया गया। देश किसी के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है तो उस देश के लोगों के आने पर हमारे देश की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी व्यवस्था को जो है पूरी करें और उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना करना। तीसरी समिति जो थी वो थी जन्म मरण का ब्यौरा रखना। यानी हमारे जो नगर हैं, इन नगरों में तीसरी समिति का काम था कि कितने जन्म दर क्या है, कितने जो है जन्म है, उनकी
की सुरक्षा कैसे हो रही है और मृत्यु दर क्या है, मरने का कारण क्या है, ठीक है ना, ये भी पता चलना चाहिए। कि हत्या तो नहीं हो रही है, मरने का कारण, लोग बीमारी से तो नहीं मर रहे हैं, ठीक है ना, लोग, एक होता है आकस्मिक मृत्यु किसी कारणवश, तो मृत्यु का कारण क्या है, जन्म दर कितनी है और व्यवस्था हमने कितनी कर रखी है राजा ने, और मृत्यु का कारण क्या है, इसका पूरा ब्यौरा रखा जाता था, ठीक है ना। नगर का काम था कि जन्म अगर खनिज नहीं होता, नहीं लिखा होता तो शायद नगर की इतनी पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं। अब हम देखते हैं चौथी समिति क्या थी, व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना, यानी नगर का शासन है, आपने उद्योग धंधे स्टैब्लिश कर दिए, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन इस सब कुछ के बाद जो है आपका व्यापार कैसा चल रहा है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर शांति और समृद्धि तभी बनी रहती है जब उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, ठीक है ना। सुख शांति समृद्धि के लिए जरूरी है आर्थिक व्यवस्था का मजबूत होना, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ दिमाग का दुरुस्त होना तो अलग चीज है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सबके पास खाने को होगा, सबके पास संसाधन मौजूद होंगे, तो डेफिनेटली वहां पर सुख शांति बनी रहेगी। तो सुख और शांति के लिए जरूरी है आर्थिक स्थिति की देखभाल करना। तो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल, इसका काम था कि नगरों से जो व्यापार हो रहा है, इस सामान के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलावट की जा रही है, ठीक है ना। कितना सामान निर्मित हो रहा है, कितना व्यापार हो रहा है, उस व्यापार पर कितना टैक्स दिया जा रहा है, ये सारी व्यवस्था इस समिति का काम है, ठीक है ना। ताकि व्यापारियों को प्रोत्साहन देना, व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रहा है, जितना व्यापार को प्रोत्साहन देंगे, वो प्रोत्साहन जितना दिया जाएगा डेफिनेटली उतनी ही आर्थिक संपन्नता बढ़ती जाएगी, ठीक। तो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना, ठीक। अब पांचवी समिति जो थी, उसका पांचवी समिति का काम था निर्मित वस्तु का, निर्मित वस्तु का जो है क्या कहना का मापन करना। आज भी फूड इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना, जो देखते हैं कि जो वस्तु निर्मित हो रही है, सोचिए आप कहां से, हम अशोक के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक। आज भी फूड इंस्पेक्टर होते हैं सरकार की तरफ से। तो जो माल निर्मित हुआ है, बनाया गया है, क्या वो माल में मिलावट है या उचित है, या कहीं उसमें कुछ जालसाजी तो नहीं की गई है, वस्तु जो है जो बंद कर दी जा रही है, या फिर निर्मित वस्तु जो है वो अपनी प्योरिटी पर है, शुद्धता पर बनी हुई है या नहीं, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ हमारे देश के लोग करेंगे बल्कि व्यापार होगा तो विदेशों के लोग भी करेंगे, ठीक। और छठी समिति ये थी जो, अब राजा इतना सारा काम करेगा तो राजा को पैसे भी तो चाहिए, ठीक। राजा कैसे राज्य चलाएगा, राजा को पैसे भी तो चाहिए, तो राजा क्या करेगा, बिक्री कर वसूल करेगा। राजा क्या करेगा, बिक्री कर वसूल करेगा, ठीक, टैक्स वसूल करेगा, ठीक। बिक्री कर वसूल करेगा, लेकिन बिक्री कर वो ऐसे नहीं वसूल करेगा, वो ये देखेगा कि जो माल बना हुआ है वो सही तौल कर बेचा जा रहा है कि नहीं, कहीं उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि जितना वस्तु का मूल्य है और जितना वस्तु बताई गई है उससे कम हो, ठीक है ना। ये सारी देखभाल वो करेगा और फिर उसके बाद राजा टैक्स वसूलेगा, और इस टैक्स का इस्तेमाल ही वो अपने राज्य को चलाने के लिए करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया नगरों से टैक्स वसूल करना।
इसके साथ ही साथ जो समाहर्ता था, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया समाहर्ता संविदा था 18 तीर्थों में, उसका काम था पूरे प्रांतों से टैक्स वसूल करना। ये टैक्स बहुत अधिक नहीं था, प्रजा की भलाई और प्रजा के हित के हिसाब से ही राजा टैक्स लगाता था, और इस तरह राजा जो है वो अपने पूरे प्रशासन को चलाता। ठीक, अब आपको कहीं पर कोई समस्या? मैंने तो ये बताया आपको कि राजा की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह थी। ये एक मोटा मोटा खाका मैंने आपके सामने खींचा।